देश झूठ से हटके। जो देश के लोगों के आज के हमारे आपके जीवन को प्रभावित करने वाले प्रश्न है, वो सब प्रश्न किसी भूत औरंगजेब या किसी अकबर के नाम पे टांग दिए गए हैं और हमको उसमें फंसा दिया जाता है। हम पतंग उड़ाते रहते हैं। नहीं भाई, हम आज का सवाल करेंगे कि आपने शंकराचार्य जी के कथन के अनुसार मनुष्य के मल में जल घोलकर लोगों को उसमें नहलवा दिया, लोग बीमार हुए। इसका उत्तर दीजिए। सीपीसीबी की वो रिपोर्ट कहां गई? वो बहस से बाहर हो गई। इस देश की एक केंद्रीय संस्था जो कोर्ट के सामने, एक ट्रिब्यूनल के सामने अपने तथ्यों के साथ प्रस्तुत थी, वो बहस से बाहर हो गई। सैकड़ों लोग वहां मरे, वो बहस से बाहर है। हजारों करोड़ों लोगों को आपने 25-25 किलोमीटर पैदल चला दिया, वो लूटे गए आर्थिक तौर पर और अन्य तरीकों से। और कल मुख्यमंत्री दावा कर रहा था एक आदमी की वो 30 करोड़ उसने कमा लिया। आज फैक्ट्स आए हुए कि वो एक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, जिसको 30 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बात इस पर होनी चाहिए भाई। जिंदा औरंगजेब पे बात करो, मुर्दे औरंगजेब पे नहीं। 300 बरस पहले दफन हुए औरंगजेब आज चर्चा में क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 48 साल से अधिक शासन करने वाला औरंगजेब अगर हिंदुओं का सरेआम कत्ल कराता तो क्या उसकी सत्ता बचती? राज किस पर करता? कितने हिंदू बचते? आज के औरंगजेब ज्यादा खतरनाक है या 300 साल पहले मर चुका औरंगजेब? आज हम औरंगजेब के साथ आज के औरंगजेब और औरंगजेबियत पर भी लाख टके की बात में चर्चा करेंगे। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आभार आपका। आपने इस वक्त देखा, वैसे ये जो चारों तरफ औरंगजेबियत फैली हुई है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो औरंगजेब को आप प्रतीक माने। वो औरंगजेब तो मारा गया, मर गया, दिवंगत हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया, कब्र में सो गया, लेकिन आज उसकी चर्चा क्यों हो रही है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और औरंगजेब को ये खासतौर से छावा के आने के बाद ये चर्चा शुरू हुई है। इस चर्चा का अभिप्राय क्या है और क्या औरंगजेब पर आज हमें चर्चा करनी चाहिए या औरंगजेबियत पर चर्चा करनी चाहिए? कहते हैं औरंगजेब कट्टर था, वो कितना 1.5 मन जनेऊ जलवाता था, उसके सामने आ जाते थे। यानी 1.5 मन जनेऊ पहनने वाले, 1.5 मन जनेऊ कितने लोग पहन सकते होंगे, उसका वजन कितना होता है, तब वो भोजन करता था। यानी इतने लोगों को अकल ठिकाने लगाकर या बिल्कुल ठिकाने लगाकर वो भोजन करता था। वो कितने लोग होंगे? और ये वो लगातार करता रहा तो फिर हिंदू बचे कैसे? लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये बहुत सारे पब्लिक डोमेन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो ये सवाल है। और कुछ अलग अलग लोग अलग तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको शुरुआत में एक वीडियो दिखाता हूं। एक संत जी हैं, वो कह रहे हैं, उनकी भी सुन लीजिए। नहीं कटने दी इससे। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि औरंगजेब का साम्राज्य भारत में जितने स्थानों पर था, वहां कानून था कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। और कुछ समय तक तो औरंगजेब ने इतना सख्त कानून बनाया कि अगर किसी ने गाय को काटा तो उसको तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। ये औरंगजेब के समय में। अब औरंगजेब से ज्यादा कट्टर मुस्लिम राजा नहीं हुआ कोई इस देश में। सर, ये तो समझ में आता है कि औरंगजेब कट्टर था, क्रूर था, जालिम था, और बहुत सारे उसने ऐसे कृत्य किए जो क्षम्य नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, विश्वनाथ मंदिर की लूट और तमाम सारे उसके स्याह पहलू हैं। लेकिन क्या औरंगजेब वही था? क्या औरंगजेब मर गया? क्या औरंगजेबियत खत्म हो गई, दफन हो गई औरंगजेब के साथ? मैं बिना रुकावट के अब आपके पास हूं और श्रोता हूं आपका। देखिए, हम लोग जिस समय में हैं, पिछले करीब 12-13 साल से, तो सीधे सीधे वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा से इस तरह की धारा थी, लेकिन अब वो धारा चूंकि राजनीति के शीर्ष पर है, वो धारा ये है कि जो हमारा बहुसंख्यक समाज है,
जो धार्मिक तौर पर हिंदू तबके से आता है, उसके भीतर इस भावना को राजनीति के लिए संचालित किया गया है कि वो अल्पसंख्यकों से, पर्टिकुलरली मुसलमानों से, और उसके बाद वो सिखों से भी और ईसाइयों से भी नफरत के आधार पर अपनी सोच समझ का विकास करता है, और उससे उनके रहन सहन, खान पान, अतीत, वर्तमान, उनका धर्म को काम करने की प्रैक्टिस, और ये सारी चीजें उसके निशाने पर फिर आती है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास किसी ने भेजा है कि उज्जैन में 2 लड़कों को गौकशी के आरोप में पकड़ा गया था, और उनको पुलिस जो है खुलेआम सड़क पर पीटते हुए, नारे लगवाते हुए थाने लेके आ रही थी, और उनके पीछे एक जुलूस चल रहा था। दोनों मुस्लिम लड़के थे। इसके अलावा हम हमेशा ये घटनाएं सुनते रहते हैं कि कभी कभी किसी को इस जुर्म में एक भीड़ पकड़ लेती है। भीड़ क्या, कुछ लोगों का ग्रुप पकड़ लेता है, पीट पीट के मार भी देता है, कई बार उनको पीट पाट के पुलिस के हवाले कर देता है। ऐसे बहुत सारे मामले न्यायालयों में हैं, बहुत सारे और जगहों पर हैं। ट्रेन वगैरह में पहचान के नाम पर कई बार किसी बुजुर्ग को, किसी स्त्री को, किसी नौजवान को इसी बिना पे पीट दिया जाता है कि वो मुसलमान है। एक बच्चे का घर तोड़ दिया गया कि वो अपने अंदर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। ये किसी ने सुन लिया, पता नहीं कैसे, और कैसे वो नारा लगा रहा था, और वो पीट दिया गया और अरेस्ट भी हो गया। वो माइनर है, ये भी खबर। तो ये अनेक खबरें हैं, और सबके नेपथ्य में फिर आता है 2002 का गुजरात का वो एक भारी भरकम, आप कह सकते हैं, सांप्रदायिक विद्वेष का एक प्रतीक, जिसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसी की सफलता की कृपा है कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो नफरत है हमारे समाज में इस समय, हम एक अघोषित गृहयुद्ध जो चला रहे हैं अपने देश में अपने ही नागरिकों के विरुद्ध, इसने राजनीति में बड़ी सफलताएं पैदा की, और वो सफलता बहुत उसका लगातार विकास हो रहा है। हालांकि समाज का उससे विनाश हो रहा है। पूरा समाज उत्तेजित है, पूरा समाज विभाजित है, पूरा समाज जो है तनाव में है, बेवजह अपनी ही आबादी के एक हिस्से के खिलाफ लड़ रहा है। लड़ने के लिए वो बहाने लाता है, और अतीत से औरंगजेब को पकड़ लाए, कभी नेहरू के दादा को मुसलमान बता दिया, किसी भी घटना में, आपराधिक घटना में पहले मुसलमान ढूंढा जाए, न मिले तो झूठ में उसका नाम मुसलमान कर दिया जाए। ये सब चीजें एक ही दिशा की ओर है, और ये दिशा वही है कि जो नफरत से लबरेज है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की बात करने वाले, इस तरह की सोच समझ करने वाले लोग पहले पाकिस्तान में बहुत थे। हमारे यहाँ भी ये धारा थी, तीनों जगह धारा थी। जो पाकिस्तान अब 2 टुकड़े हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, तीनों में धारा अलग अलग थी। इसकी ताकत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से थी। तो इसमें ज्यादा ताकतवर पहले वो पाकिस्तान में हुए, बांग्लादेश में नजर आए, और अब हमारे यहाँ है। और वही रास्ता है, ये अपने देश में अपने ही लोगों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने वाला माहौल है, जो राजनीति में सफलता दिलाता है, और ये सफलता हमारे सामने है। अब फिलहाल उस मामले पर जो आपने छेड़ा है, औरंगजेब का प्रकरण महाराष्ट्र में अभी इसलिए आया कि ठीक उसके पहले वो सूचना आई थी कि वहां के एक मंत्री जो अजित पवार कोटे के हैं, वो एक मामले में एक व्यक्ति की, जो छोटा मोटा राजनेता था, उसकी एक अपराधियों के समूह द्वारा बहुत बर्बर तरीके से की गई हत्या के मामले में अभियुक्त पाए गए हैं, और उसी गिरोह के संचालक पाए गए। और उस मारने वालों ने उसको न सिर्फ नृशंस तरीके से पीटा था मृतक को, बल्कि उसके ऊपर पेशाब कर दिया था, और उसका वीडियो बना के भी जारी कर दिया। इतनी लोमहर्षक घटना थी। उस लोमहर्षक घटना में कई महीनों से उस व्यक्ति को बचाया जा रहा था, जो मंत्री बन गया था अभी, वो जो नई सरकार बनी है, और वो इनके एक प्रमुख घटक का एक प्रमुख हस्ताक्षर था। ये इतनी बड़ी घटना थी कि जिस पर पूरे देश में विमर्श होता, कम से कम महाराष्ट्र में होता, और सब जगह बात होती। राजनीति में जो अपराधीकरण है उसको लेके जो हमारी चिंता है, उस चिंता का एक प्रतीक था। लेकिन तभी एक सज्जन, इसी समय एक फिल्म चल रही है, हम जानते हैं, जिसका आपने जिक्र किया। उस फिल्म में भी अतीत इतिहास पर और हमारे अतीत पर, हमारी ऐसी घटनाओं पर जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो सकता है, इधर बहुत काम हो रहा है।
सोशल मीडिया पर तो अनवरत काम है ही है, सिनेमा कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में भी इस पर बहुत काम हो रहा है। और ये सब मिलजुल के एक ही काम कर रहे हैं, नफरत के बाजार को, नफरत की हांडी को लगातार खूब गर्म रखा जाए। तो उस सिनेमा ने ये काम किया है, वो एक पॉलिटिकल कर्म है वैसे तो। ठीक उसी समय एक समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने, वो आप कह सकते हैं कि ये मौका दिया कि इस एक तरह से कहें जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट की भाषा में, कि एक ऐसी बाल दी जिस पे छक्का ही मारा जा सकता था, कोई भी बैट्समैन उस पे छक्का मारता। यानी उन्होंने वो परिस्थिति मुहैया कराई। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दाऊद जो अपराधी है भारत की भारतीय राष्ट्र राज्य का और पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है और बहुत क्रिमिनल रहा है, उससे उनके संबंध बताए जाते हैं। वो निखालिस मुस्लिम राजनीति भी करते हैं और बीच बीच में उनके बहुत से इस तरह के बयान आते रहते हैं। उनका बीच बीच में ऐसे बयानों का आते क्या रहते हैं, ले लिए जाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से राजनेता हैं अल्पसंख्यक तबके में से, जिनका हमारी बहुसंख्यक राजनीति जो है अपने लोगों में उत्तेजना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कई दल भी ऐसे हैं छोटे छोटे, और बहुत इंडिविजुअल्स भी हैं। ये सज्जन भी उन्हीं में से एक है और इनके बारे में बहुत सारे लोग इस समय ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली बी टीम का काम करते हैं और कभी भी सरकार संकट में होती तो उसको उबारने के लिए इस तरह की बॉल देते हैं जिसपे छक्का लगता है। तो फिलहाल राजनीतिक छक्का लग चुका है। औरंगजेब, हमारे औरंगजेबियत जिसे आप कह रहे हैं, वो उसने हमारे विमर्श को इस समय छीन लिया है और वो सारे मुद्दे गौण हो गए हैं, जिसमें इस समय जो खबरें हैं, असल में खबरें ये है कि देश के रिकॉर्ड स्तर पर लोगों ने अपने घरों का सोना गिरवी रखा है। रिकॉर्ड स्तर पर क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पर्सनल लोन के डिफॉल्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी की दर है, रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स टूटा है, रिकॉर्ड स्तर पर हमारा जो और रिकॉर्ड स्तर पर हमें अभी अमेरिका से टैरिफ का सामना करना है। और इस वर्ष हमारी जो वार्षिक विकास दर है उसको सभी रेटिंग एजेंसियों ने और खुद आरबीआई ने घटा लिया। ये बातें थी जो की जाने वाली थी। एक अध्ययन आया है, आर्थिक अध्ययन, जिसने बताया है कि देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे परिवारों में हैं जिन परिवारों की आय 7-8 हजार रुपए मंथली भी नहीं है। और यानी वो लोग कोई नई चीज नहीं खरीद सकते, वो इस बाजार में खरीदार के तौर पे है ही नहीं। स्कूटरों की सेल गिर गई है, कारों की सेल गिर गई है, ये एफएमसीजी की सेल गिर गई है। ये सब डाटा है जिसपे इस देश को बात करनी थी, देश होने के नाते, देशवासी होने के नाते। लेकिन ये सब बात नेपथ्य में है। एक औरंगजेब ने, एक मुर्दा लाश ने 300 साल पुरानी, जिसको आपने बताया, आके हमारे सामाजिक विमर्श को हमसे छीन लिया है। जो हमारे जरूरी सवाल है वो मिट्टी में मिल गए हैं। और ये सवाल जो सवाल है ही नहीं, एक मिट्टी में मिली हुई चीज को हम जबरदस्ती खड़ा करके अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। औरंगजेब या अतीत का कोई भी इतिहास का एक पन्ना भर है और वो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उसका मतलब है। ठीक है, सिनेमा या कला वगैरह को ये स्वतंत्रता होती है कि वो उनका बीच बीच में आप कह सकते हैं कि वो अपनी योग्यता के अनुसार उस पर कोई कलात्मक कृति पेश करते रहते हैं समाज में। उस पे मैं नहीं जाना चाहता, चलिए ठीक किया। हालांकि हम इस समय जानते हैं कि उसका भी उपयोग राजनीति में नफरत फैलाने के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे एक कलाकार के अधिकार के तौर पर, जैसे हम मनुष्य के अधिकार की बात करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति को क्या करना चाहिए, समाज के सोचने समझने वालों को क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। वो जो 100 करोड़ लोग 7,000-8,000 रुपए में अपना मासिक जीवन गुजार रहे हैं, 100 करोड़ लोग अपने परिवारों में जिनकी पारिवारिक आय 7-8 हजार है, ये हमारे विमर्श का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं। हम देख रहे हैं कि एक सारस पालने के जुर्म में एक उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को वन विभाग वालों ने उससे सारस छीन लिया था और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसके यहाँ घायल सारस गिर पड़ा था और उसने उसकी सेवा वेवा करके उसको खिलाया पिलाया, तो सारस उससे परख गया था और उसी के पास रुकता था।
तो उस पर एक अपराध तय हो गया कि वो एक वन्य जीव को उसने अपने घर में रोक लिया है। यहां हम देख रहे हैं कि देश के सबसे बड़े धनी व्यक्ति के लड़के ने उद्योग के नाम पे ली गई जमीन पर एक जंगल बना लिया बिना किसी परमिशन के, किसी से परमिशन नहीं लिए हुए पूरा। और वहां तमाम जानवर तमाम राज्यों से पता नहीं कहां से वो किस तरह से ला रहा है और कथित तौर पर पशुओं के उद्धार का दावा कर रहा है। एक्चुअली तो उसने एक प्राइवेट चिड़ियाघर बना लिया है, इलीगल। और हमारे प्रधानमंत्री उसमें घूमने जा रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जबकि उनके विभाग के लोग आरटीआई के उत्तर में बता रहे हैं कि ऐसी कोई परमिशन नहीं है और इस तरह का वन्य जीव अधिनियम जो हमारा है उसमें कोई संशोधन भी नहीं हुआ है कि प्राइवेट जू खोले जा सकते हैं कि नहीं। आप जानते ही हैं कि अब सर्कस वगैरह में जानवर रखना प्रतिबंधित हो चुका है। तो ये सब हम एक अलग दौर में इस समय है जहां ताकतवर सब वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ताकतवर का तर्क चल रहा है। क्योंकि संख्या बल हिंदू राजनीति करने के लिए मुफीद है हिंदू भारत में, जैसे मुस्लिम राजनीति करने के लिए पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, उसी तरह से भारत में हिंदू राजनीति करने के लिए मुफीद है क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए ये राजनीति की जा रही है। और नफरत के जरिए समाज के ताने बाने को लगभग तहस नहस कर दिया गया है। बेवजह एक आबादी को गृह युद्ध के लिए झोंका जा रहा है कि तुम गृह युद्ध शुरू करो, फिर हम तुम्हें मारें, फिर उसका तर्क दे दुनिया को। ये हमारा पूरा एक ताना बाना बन रहा है, जबकि हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं। हमारे बॉर्डर्स खतरे में है, हमारे विकास दर खतरे में है, आबादी गरीब हो रही है, दुनिया में आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि औरंगजेबियत हमारे समाज को लीडरशिप दे रही है, विमर्श हमारा खा जा रही है और हम असहाय। जी, हम आज ट्रंप के टैरिफ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम दुनिया में पेट्रोल, आपने आज लिखा है, ट्वीट किया है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं, हम मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ तंज में लिखा है कि अब क्या आधी हो जाएंगी वो जनता के लिए सब वो आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर। भला उम्मीद करनी चाहिए इस सत्ता से कि वो आधी हो जाएंगी। मैं देखिए सर, औरंगजेब पर बात चली है तो औरंगजेब पर बहुत सारे लोग तरह तरह की अब बातें करेंगे, पूरा विमर्श बदल जाएगा और वो अपने कामयाब हो जाएंगे अपने उद्देश्य में। उनका उद्देश्य है कि मूल समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना। लेकिन फिर भी मैं आपको मुनव्वर राणा के लड़के की एक बाइट सुनाना चाहता हूं और फिर उसके सहारे फिर हम आगे विमर्श को बढ़ाते हैं। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया, उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी, वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी, तो एक उस्ताद शायर का शेर है, उसमें गजल का एक मतला है कि जो इस हालात पे अबू कासिम साहब पे जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ औरंगजेब खराब था, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा भला आदमी वो था बहादुर शाह जफर, वो भी खराब था। हम मान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी भी खराब था, ये भी खराब निकले। बाद में ये जो और भी लोग आ गए सब खराब, हमारे माफिया बदमाश जो निकले, जो उनको जिताती रही पब्लिक, वो आज आसानी से घूम रही है, सब खराब। जब मेरे वालिद मुनव्वर राना खराब हो सकते हैं तो फिर तो ये लोग तो बहुत बुरे हुए हैं भाई। ये तो मतलब मेरे वालिद की क्या गलती थी? ये कह रहे हैं इनकी बात अपनी जगह है, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का दर्द अपनी जगह है, लेकिन मूल मुद्दा अपनी जगह है। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा वो किस दौर में लिखा? उन्होंने तब भी मुगल हमारे यहाँ शासक थे, मुगल शासन था,
मुगलों के दौर में रामचरितमानस की स्थापना हुई, बसंत मनाया जाता था, होली मनाई जाती थी। वली अंसारी के घर शीतल पी सिंह जाया करते थे और मेरे घर मोहम्मद अंसारी आया करते थे। वो जमाना तो अब बहुत अतीत की बात हो गई। और औरंगजेब की अगर बात करें तो वो दो फैसलों की वजह से थोड़ा उसमें आया। मैं उसके क्रूर वाला हिस्सा मैं चर्चा में नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों ने लिखा है संभाजी महाराज को के हत्यारों से अभी बदला लेना बाकी है। और मैं मतलब वो उन्होंने लिखा है क्योंकि वो उनके सेनापति हिंदू राजा थे, हिंदू थे सेनापति उनके, तो औरंगजेब के। तो वो कह रहे हैं कि वो उनसे अभी बदला लेना बाकी है। यानी देखिए, वो लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी। एक का सेनापति हिंदू था, अकबर का भी सेनापति मान सिंह था, महाराणा प्रताप का एक मुस्लिम था। ये एक चीज थी, संभाजी महाराज है या कोई भी, तो ये सारी चीजें उस जमाने में दफन हो गई। और अगर आप बात करें जजिया की, कि उसने हिंदुओं पर जजिया लगाया, यानी हिंदू हो तो टैक्स दोगे, वो जजिया कर वसूलता था। डेट वॉज 1.25%, 1.25% जजिया वसूलता था। वो आज के इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है? वो 1.2% वो विकास में खर्च करता था। हर शासक कहता है मैं विकास में खर्च करता हूं। आज कितना वसूला जा रहा है इनकम टैक्स? और इनडायरेक्ट टैक्स कितने वसूले जा रहे हैं? तब तो एक टैक्स था जजिया, और दूसरा टैक्स वो मुसलमानों से भी वसूलता था, उसका नाम था ज़कात। वो डबल वसूला जाता था, 2.5% वसूला जाता था। तो इस तरह का अगर आप देखें उसका उसने जो काम किए 48 साल जिस तरह से शासन किया, क्या आज के औरंगजेब उस तरीके से शासन कर पा रहे हैं सर? देखिए, हम लोग ये गलती करते हैं जो आपने की, और इसके पहले दूसरे लोग तो चालाक हैं, बदमाशी से करते हैं। एएनआई का माइक घूम घूम के मुसलमानों के मुंह में ठूंसा जा रहा है 3 दिन से, क्योंकि वो औरंगजेब पे बात कराना चाहते हैं। ये सत्ता प्रतिष्ठान चाहता है। हम आप इतिहासकार नहीं, ना आप है ना मैं। ये काम इतिहासकारों का है। उन्होंने कुछ काम किया है, कोई नया उसमें काम करना चाहता है, वो काम करे। ये हमारा आपका काम ही नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक किया कि गलत किया, हमारा मतलब ही नहीं है। ये इतिहास की चीज है, अध्ययन का विषय है। जिसको इतिहास में पढ़ना हो, जिसको उसके लिए इम्तिहान देना हो, या जिसको उस पर रिसर्च करनी हो, ये उसका विषय, समाज का विषय नहीं है। समाज का आज का विषय है हमारी हालत। हमारी हालत यह है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही दयनीय है। हमारे यहाँ जो शासन है वो संविधान के दायरे में नहीं चल रहे, और जो शासक हैं, जो शासक नहीं हो सकते, सेवक ही होना चाहिए उनको, वो अपने को शासक समझ रहे हैं। हमें इन सवालों पर बात करनी है, हमें इस पे जाना ही नहीं। ये तो एएनआई को तो यूज किया जा रहा है, एएनआई अपने को यूज करा रही सरकार की ओर से। वो किसी न किसी मुसलमान के मुंह में माइक ठूसे रहती है और उससे कोई चीज कंट्रोवर्सी की निकलवाना चाहती है। और या वो इतिहास की बातों पे क्यों डिफेंड कर रहा है कोई? हम इतिहासकार है ही नहीं। ये इतिहास की किताबों में देखिए, वो अच्छा था बुरा था, हमें कोई डिफेंड ही नहीं। हम कौन होते हैं उसको डिफेंड करने वाले? या किसी को पता नहीं क्या था जो था। अगर उसके बारे में कोई कुछ जानता है तो वो जानता है जिसने उसके बारे में विषय के तौर पर गंभीर अध्ययन किया है, लिखा पढ़ा है, वो उसके बारे में जानता है, वो उसके बारे में बोल सकता है। हर चीज पर हर आदमी नहीं बोल सकता, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि वो हर चीज पर हर आदमी को इंगेज कर लेते हैं जबरन, और वो ज्यादातर मामलों में गलत बातों पर हम इंगेज हो जाते हैं। हमें क्या जाना है औरंगजेब अच्छा था कि बुरा था? वो दर्ज होगा, रिकॉर्ड्स में है। जो उसके अध्येता है वो जानते होंगे, जो आज अध्ययन करेंगे वो जान जाएंगे, कुछ नई खोज कर लेंगे तो उसे सब जान जाएंगे। लेकिन वो उस विषय से संबंधित रहेगा, उस विषय में रहेगा, विषय से बाहर नहीं। हमारा विषय क्या है? हमारे विषय को गायब करने के लिए ये विषय खोदे जा रहे हैं। हमें इसी बात पे रहना है, उधर जाना ही नहीं कि वो जनेऊ काटता था, कि वो जजिया देता था, कि उठाटी न हमें उसे डिफेंड करना है, न उस पर हमला करना है। हम दोनों चीजों से अनभिज्ञ हैं। हमारा विषय नहीं है, सिंपल। हमारा जो विषय है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, इस देश में ये बताओ कि बेरोजगारी के सवाल को कब कितने समय में हल करोगे? बताओ कि जो तुमने वायदे किए थे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, वो कहां है?
बताओ कि शेयर मार्केट क्यों डूब रहा है और तुम बचा पाओगे कि नहीं। बताओ कि हमारा रुपया टूट के कहां पहुंच गया। तुमने भाषण दिया था कि रुपया गिरता है तो देश की आन शान बान गिरती है। सवाल जिनसे हमें करना है वो सवाल नहीं करने दे रहे, उन सवालों की जगह भूत खड़े कर दे रहे हैं। और हम भूतों की रक्षा में अगर खर्च हो गए तो ये तो इनका काम हम करेंगे। अगर हम इसका नाम भी लेते हैं तो हम इनका काम करते हैं। हमें अपने मुद्दे पर लाना पड़ेगा, अपनी समस्या पर लाना पड़ेगा उनको। ये देश गरीब हो रहा है, कंगाल हो रहा है, तबाह हो रहा है, ये हमारा सवाल है। औरंगजेब उनका सवाल है, हमारा नहीं भाई। ये हमें समझना पड़ेगा। इस तरह के सारे हथियार उनके हैं। इन शब्दों में फंसने का मतलब है हमारी कुर्बानी। और देखिए उन्होंने उस मुद्दे को हटा ही लिया, उस मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। सेबी की चीफ को अगले दिन स्टे मिल गया, इस पे कहां बात हो पाई। किसी मुद्दे पर बात ही नहीं हो पा रही है इस देश में। जो देश के लोगों के आज के हमारे आपके जीवन को प्रभावित करने वाले प्रश्न हैं, वो सब प्रश्न किसी भूत औरंगजेब या किसी अकबर के नाम पे टांग दिए गए हैं और हमको उसमें फंसा दिया जाता है। हम पतंग उड़ाते रहते हैं। नहीं भाई, हम आज का सवाल करेंगे कि आपने शंकराचार्य जी के कथन के अनुसार मनुष्य के मल में जल घोलकर लोगों को उसमें नहलवा दिया, लोग बीमार हुए। इसका उत्तर दीजिए। सीपीसीबी की वो रिपोर्ट कहां गई? वो बहस से बाहर हो गई। इस देश की एक केंद्रीय संस्था जो कोर्ट के सामने, एक ट्रिब्यूनल के सामने अपने तथ्यों के साथ प्रस्तुत थी, वो बहस से बाहर हो गई। सैकड़ों लोग वहां मरे, वो बहस से बाहर है। हजारों करोड़ों लोगों को आपने 25-25 किलोमीटर पैदल चला दिया, वो लूटे गए आर्थिक तौर पर और अन्य तरीकों से। और कल मुख्यमंत्री दावा कर रहा था एक आदमी की वो 30 करोड़ उसने कमा लिया। आज फैक्ट्स आए हुए कि वो एक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, जिसको 30 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बात इस पर होनी चाहिए भाई। जिंदा औरंगजेब पे बात करो, मुर्दे औरंगजेब पे नहीं। जिंदा औरंगजेब पे बात करो। कल आपने विधानसभा में जिस आदमी के बारे में कहा कि 30 करोड़ रुपए नाव चला के उसने कमा लिए, आज डिटेल्स आ गए हैं, सारे मीडिया में है। इस पर बात क्यों नहीं हो? कैसे आपने कहा, क्या आपका प्रशासन है? आप बताते हैं दुनिया में आप मॉडल हैं, आपको यही नहीं पता है कि वो हिस्ट्री शीटर अपराधी था, वो गुंडा था, वसूली करता था वहां लोगों से, नाव वालों से, गुंडा टैक्स लेता था। आपका प्रधानमंत्री एक लीगल जू में जा रहा है, ये बहस का विषय क्यों नहीं है? 4 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलते नहीं है, शेयर मार्केट डूब रहा है बोलते नहीं है, बेरोजगारी पर बोलते नहीं है, औरतों का सोना गिरवी चला जा रहा है बोलते नहीं है। कौन बोलेगा इस पे? बचत घट गई है बैंकों की। हमारे सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत जरूरी है। हमें इस पर लाना पड़ेगा विमर्श को, नहीं तो हम अपना नुकसान करेंगे। वो तो चाहेंगे कि औरंगजेब पर या किसी भूत पे बात होती रहे। भूत उनको सूट करते हैं, हमें जिंदा लोग सूट करते हैं। हम जिंदा लोग हैं, हमें अपने जिंदा लोगों की तकलीफ पे बात करनी। तो बस चलते चलते बता दीजिए कि कैसे तकलीफें दूर हों। इनसे तो नहीं होंगी, उसके लिए लोगों को तय करना पड़ेगा। पहले इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन सबको ठीक करिए, हमारी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन को भी ठीक करिए, जुडिशरी को ठीक करिए, चुनाव आयोग को ठीक करिए, सीवीसी को ठीक करिए, सीबीआई को ठीक करिए। इन सबको ठीक करने के लिए लड़िए, बोलिए और बोलने के अधिकार की रक्षा कीजिए, जो कर रहे हैं जोशी जी। अरे नहीं, बोलने के अधिकार की रक्षा कीजिए। और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, आपने जो बात कही कि उस आवाज को मुखर कीजिए, उस आवाज को बल दीजिए जो इससे लड़ रही है। और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी वैकल्पिक पत्रकारिता के चैनल हैं, वो कोई सा भी चैनल है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उनकी मदद कीजिए, उनको जिंदा रखिए, उनको संचालित करने में आप अपना अहम योगदान दीजिए। उनकी मेंबरशिप लीजिए, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर या जिस तरह से भी हो सकती है, आप अगर वो करते हैं तो आप देश को बचाने में भी योगदान देंगे। इसी के साथ मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं। संदेश झूठ से हटके।